अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें जो इस बात में ना ये बताया गया कि एनर्जी सिस्टम जो है वो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, जिसमें अब ऑब्वियसली हमें पता है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और हमें पता है कि एटीपी जो है वो यूटिलाइज होती है एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन में, ठीक है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन का सारा फिनोमिना है उसके लिए जो है वो एटीपी यूटिलाइज होती है। अब एटीपी बनाने के कितने अभी हम किसकी बात करें, मसल्स की बात कर रहे हैं ना। अभी हम मसल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें ये होता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट होती है, तो मसल्स की ही हम देखेंगे कि उसको एनर्जी कितनी यूटिलाइज होती है, कितनी उसको चाहिए होती है, और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है। एटीपी जो उसको चाहिए होती है वो उसको कहाँ से मिलती है। इसके ना 3 सिस्टम हैं, जिनमें से एक हम कह रहे हैं फास्फोजन सिस्टम, दूसरा होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, और तीसरा होता है जी एरोबिक सिस्टम। ठीक है, हमें पता है ना कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये 2 तरीके हैं जिनसे एटीपी बनती है। एक हमारे पास जो सिस्टम है वो है जी फॉस्फोजन सिस्टम। इसमें जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये फर्स्ट 30 सेकेंड ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज में यही सिस्टम होता है जहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये मसल में स्टोर होते हैं, केमिकल सोर्स ऑफ फ्यूल है, और जो है मतलब केमिकल फ्यूल सोर्स है, और एनर्जी इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है। एनारोबिक सिस्टम है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है, ये भी एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। एटीपी हमें मिलती है फर्स्ट 30 सेकेंड ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें एटीपी बनती कितनी है, 0.7 मोल्स ऑफ एटीपी, जस्ट 0.7 मोल्स ऑफ एटीपी, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है वो है एनारोबिक सिस्टम। एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में हमें पता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है। और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन हमें पता है उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की जब फर्दर ब्रेकडाउन होती है एटीपी इस प्रोसेस में बन रही होती है, उस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनती है, और ग्लाइकोलाइसिस भी 2 तरह की होती है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन के बगैर होगी, और एरोबिक जो ऑक्सीजन के साथ होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है कि जब आपने इंटेंस एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो फर्स्ट 30 सेकंड में जो आपको एनर्जी सप्लाई हो जाएगी ना, वो फॉस्फोजन सिस्टम दे देगा आपको। ठीक है, फौरन से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो इस सिस्टम के थ्रू मिलेगी। ठीक है, क्विक एनर्जी अगर आपको चाहिए होती है तो वो ये सिस्टम आपको देगा। देन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में अभी आप मतलब एक्सरसाइज चल रही है आपकी 30 सेकंड 90 सेकंड, यहाँ तक जो एनर्जी चल रही है वो एनारोबिक जो है वो अपना काम पूरा कर लेगा, वो आपको एनर्जी दे देगा। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा एक्सरसाइजेज की जरूरत है तो जाहिर है कंपनसेशन नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पे तो एनर्जी बहुत कम है, 0.7 मोल है। एनारोबिक में भी एनर्जी हमें पता है जब ग्लाइकोलाइसिस होती है एटीपी यहाँ पे बनते हैं 2 मोल्स बनते हैं ना, 2 एटीपी बनते हैं। लैक्टिक एसिड उल्टा इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 मोल्स ऑफ एटीपी है, लेकिन हमें तो ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो इन 2 सिस्टम से काम पूरा नहीं होता है। तो तीसरा एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अब देखिए हमने कहा कि ये भी एनारोबिक है, इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम 30 to 90 सेकंड ऑफ एक्सरसाइज में एनारोबिकली एनर्जी हमें मिल जाती है। देन एरोबिक सिस्टम आता है। एरोबिक सिस्टम में हमें पता है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आएगी। अब ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों से जो है ना वो हमें एनर्जी मिल सकती है। यहाँ से जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज़ 90 मोल ऑफ एटीपी हमें यहाँ से मिलते हैं, एंड द सिस्टम प्री डोमिनेट, यही डोमिनेट करता है ओवर ऑल द एनर्जी सिस्टम। ठीक है ना, आफ्टर द सेकेंड मिनट ऑफ द एक्सरसाइज, क्योंकि हमें एनर्जी यहाँ से ज़्यादा मिल रही है एरोबिक में। और दूसरी बात इसमें ये याद रखने वाली है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। किन किन चीज़ों में से हमें एनर्जी मिल रही है वो हम सारी चीज़ें जानते हैं। मतलब शॉर्टकट इसको देखना है कि 3 सिस्टम है जो हमें एनर्जी देते हैं, फास्फोजन, एनारोबिक और एरोबिक, और कितने कितने टाइम के लिए कौन कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। दैन उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ द मोटर यूनिट आ जाती है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ द वर्क, रिक्रूटमेंट ऑफ द मोटर यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ वर्क। फाइबर्स जो हैं वो रिक्रूटेड सेलेक्टिवली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हमें पता है 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर। अब जो टाइप 1 है, टाइप 2B है, टाइप 2A है। सही है, जो स्लो ट्विच है हमें पता है मतलब ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए टाइम के लिए ना काम करते हैं। इनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, तो एरोबिकली वर्क करेंगे ना, तो लो एनारोबिक कैपेसिटी है, उसको एनारोबिकली वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, और इनका लो थ्रेशोल्ड होता है, फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए ये जो है ना ज़्यादा काम करते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स, हमें ये याद रखना है कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना ये स्लो ट्विच फाइबर्स वर्क करते हैं।
फास्ट ट्विच फाइबर्स में मायोग्लोबिन कंटेंट भी कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है और ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी जो है वो उनकी हाई है। जब हाई रिक्वायर मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं दैट रिक्वायर हाई पावर, तो फास्ट ट्विच फाइबर्स का काम होता है। और फास्ट ट्विच फाइबर्स जो टाइप 2A हैं, मतलब इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दोनों के दरमियान होती हैं, टाइप 1 के दरमियान और टाइप 2B के दरमियान होती हैं। एरोबिक कंडीशन में भी ये एक्टिवेट होते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी होते हैं, तो ये मतलब दोनों चल जाते होते हैं। फंक्शनल इम्प्लीकेशन, ये जो हमने तीनों सिस्टम पढ़े हैं ना, उसका यहाँ पे इस पैराग्राफ में ना यही मेन बातें ये बताई गई हैं कि जब इंटेंस एक्टिविटी हो रही है कुछ सेकंड में, तो क्या होता है कि मसल स्ट्रेंथ होती है, मसल स्ट्रेंथन होते हैं, टेंडन्स लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब जो बर्स्ट एक्टिविटी हम करवा रहे हैं तो दैट इज़ एटीपी सप्लाइड बाय फास्फोजन सिस्टम। ठीक है, अब ऐसी इंटेंस एक्टिविटी जो 1-2 मिनट तक आप अपने एक्टिविटी की, 4 मिनट का रेस्ट दिया, या अगर आपने रेस्ट नहीं लिया है तो उसके दौरान आप माइल्ड सी एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ी देर की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एनारोबिकली एनर्जी आपके लिए इनफ है, आपके लिए एनर्जी जो है एनारोबिकली मिल जाती होती है। एटीपी सप्लाइड बाय फास्फोजन और एनारोबिक ये दोनों सिस्टम कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्टिविटी चल रही है लार्ज मसल्स की, उसके लिए हमें जाहिर है आप मैक्सिमम टाइम के लिए एक्टिविटी कर रहे हो, 3 से 5 मिनट के लिए एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और तो हाँ अब इन दोनों सिस्टम से काम नहीं चलेगा, ना फास्फोजन सिस्टम एनर्जी पूरी कर पाएगा, ना एरोबिक सिस्टम एनर्जी पूरी कर पाएगा, एरोबिक को भी बीच में आना पड़ेगा। तो एटीपी हमें तीनों सिस्टम मिलकर देंगे, फास्फोजन, एनारोबिक और एरोबिक सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो है ना इसमें फंक्शनल इम्प्लीकेशंस, मतलब इन तीनों सिस्टम्स कब कब काम करते हैं ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थोड़ी देर की पोस्ट एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज है तो सबसे पहले हमें एनर्जी कौन देता है, फास्फोजन देता है। और अगर 30-90 सेकंड तक की आपने माइल्ड सी एक्सरसाइज की है तो एनारोबिकली, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किए जा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली एरोबिक सिस्टम भी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि एनर्जी खर्च कितनी हुई है। देखो आपने फूड इनटेक किया ना, खाया पिया, उसको आप खर्चा भी तो करना है ना, आप उसको यूटिलाइज भी तो करोगे। अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी